हमारे ऐसे परसेप्शंस हैं जिनके थ्रू हम दूसरी अपनी दुनिया को देखते हैं। दुनिया ऐसी नहीं, जिस तरह की भी हो, हम उसे वैसा ही देखते हैं जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे परसेप्शंस हैं। सो इफ आई कंसीडर सर्टेन थिंग गुड, तो मैं उसे कंसीडर करूँगी कि ये अच्छी चीज़ है। वो मेरी वैल्यूज़ और मेरी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि मैं एक सर्टेन चीज़ को किस तरह देखती हूँ। सो दैट इज़ माय पर्सपेक्टिव। तो इसी तरह से हर इंसान की किसी ना किसी सिचुएशन को लेके और ज़िंदगी के डिफरेंट जो मसले मसाइल हैं उनको लेके डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं। तो वो उन परसेप्शंस को जो है वो अपने पैराडाइम्स की वजह से ही देख पाता है। पैराडाइम्स जो हैं वो आपके एक ग्लासेस की तरह जो आपने अपनी आईज पे लगाए हुए हैं और आप उन ग्लासेस के थ्रू जो है वो वर्ल्ड को देख रहे हैं। इसलिए मैं इसको आसान करती चलूं, यानी कि ये जो एक डिबेट होती है कि ये 6 लिखा है या फिर 9 लिखा है, एग्जैक्टली। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट आ जाता है, आर्गुमेंटेशन आ जाती है कि ये क्या है। पैराडाइम्स कुछ इसी तरह से हुए कि हम ये प्रिज्यूम कर लें कि दुनिया को देखने के लिए हर शख्स का जो नजरिया है वो उसके वैल्यूज के ऊपर बेस करता है, उसके मॉरल वैल्यूज के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, या कोई भी चीज जिसके ऊपर उसकी जिंदगी का सेंटर है वो उस तरह लिहाज से चीजों को देख रहा होता है। अगर हम एक बच्चे के दिमाग को देखते हैं, तो जब हम 5 साल का जो बच्चा होता है, अपने पैराडाइम उस टाइम के ऊपर कि उस दुनिया को किस तरह से देखेगा, उस तरह उसका ब्रेन जो होता है वो तब तक उसको बना चुका होता है। उसका खुद के बारे में बिलीव क्या वो कुछ कर सकता है या नहीं, यानी कि अगर उसके माँ बाप उस बच्चे को कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, 5 साल की उम्र तक वो ये बिलीव अपने अंदर रख लेगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता है। और अगर हम वो बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो उसका परसेप्शन है अपने हवाले से वो उसका सेम ही रहेगा। तो अगर हम देखते हैं तो पैराडाइम यानी कि 5 साल की उम्र तक हम लोगों के बारे में, रिलीजन के हवाले से या किसी भी हवाले से अपना एक जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। और फॉर्चुनेटली हम स्कूल्स में जाते हैं या हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इस वजह से हमारे जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो साथ साथ चेंज होता रहता है। एग्जैक्टली। और है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक हमारे हमारे वो पैराडाइम्स हैं जो हमारे अपने रिलेटेड है। क्योंकि अगर हमारे अपने लिहाज से जो हमारे सेल्फ परसेप्शन है, सेल्फ पैराडाइम्स हैं, वो अच्छे होंगे, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम दूसरों से सुनते हैं और अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं और बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की कोशिश नहीं करते। दैट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। और दूसरी अच्छी हैबिट्स को अपनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हम बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, हमें गुंजाइश है, एंड वी हैव गुड इंटेंशंस टू इम्प्रूव अवर लाइफ। यानी कि हमें ये समझ आता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है और अपने जिंदगी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें ये भी समझ आता है कि अपनी जिंदगी में अपना कंट्रोल हम इस तरह से ला सकते हैं अगर हम सोचें कि जिंदगी जो है एक जहाज की मानंद है जिसके अंदर हम सफर कर रहे हैं और जो उसका पायलट है वो हम खुद है। जब तक हम पायलट अपने आप को नहीं तस्वर करेंगे तब तक हम यही समझेंगे कि अच्छा ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि इस जहाज के पायलट हम हैं तो उसको अब उसकी मंजिल पर लेकर जाना भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसको हर किस्म के जो हर्डल्स आ रहे हैं उनसे भी हम निकालेंगे, हम एक तो सेफ फ्लाइट की तरफ जाने की तरफ जाएंगे अगर हम सोचेंगे कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हमारे कांधों के ऊपर है। तो हमें ये समझ आता है कि जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की जरूरत है। और ये जो एक ब्लेम गेम हम करते हैं, हम लूजर्स के मेंटल मैप्स अगर देखें ना तो उनके अंदर ये होता है कि बड़े रिएक्टिव होते हैं और बड़े ब्लेम गेम के अंदर बिलीव करते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी। हालांकि होना ये चाहिए कि आई मेस्ड अप, मेरी गलती थी, शायद मैं जल्दी निकलता तो जल्दी पहुंच जाता। तो ये भी चीज है कि वो विक्टिम गेम के अंदर या मेरे साथ ही इस तरह क्यों होता है, इस तरह इसने ऐसे कहा था तो मैंने ऐसे कर लिया, मेरे लिए ये अच्छा आउटकम नहीं रहा, मुझे इसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। वी शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे डिसीजंस की जो जिम्मेदारी है, हमारी जो लाइफ की जिम्मेदारी है, वो हमें खुद लेनी चाहिए। इवन हमें वो चीज़ अपने पेरेंट्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर और सिबलिंग्स के ऊपर भी नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड बी सेंसिबल इनफ। जब आप टीनहुड में हैं और एडल्टहुड में हैं, तो जो भी डिसीजंस आपने लेने हैं उनका जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। आप बात कर रही हैं रिलेशनशिप्स की, हम मौसम के ऊपर भी अपनी कुछ प्लान्स को छोड़ देते हैं कि अगर आज सर्दी है तो आज मैं बड़ी सैड फील कर रही हूँ। समझ आता है हम सिर्फ लोगों के साथ नहीं करते हैं, हम मौसम के ऊपर या हम इंशाल्लाह को वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ये काम कर लेंगे और अगर अल्लाह ताला ने नहीं चाहा तो हम ये काम नहीं करेंगे। हालांकि सोचने की ये बात है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई अच्छा काम है तो अल्लाह ताला उसको चाहेंगे। इससे हमें ये भी समझ आता है कि कोई भी डिसीजन अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो विल पावर की बड़ी जरूरत है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग, तो ये जो ट्राइंग है, ट्राइंग इज लाइंग है बेसिकली।
उस विल पावर के साथ, उस चीज के साथ कि मैं इस चीज को कर रहा हूँ, हमें कोई स्ट्रैटेजी या We should प्लान, have an attitude that I can do it. हाँ आई कैन डू इट। हाँ. इससे हमें ये भी समझ आता है, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया कि गुफ्तगू के ऊपर गौर करने की भी जरूरत है कि वी कैन डू इट और इधर वी कांट डू इट। यानी कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर आई विल नहीं, आई कैन डू इट होना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि हम कोई भी चीज अगर करना चाहते हैं तो उसके साथ एक प्लान अटैच कर दें कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अगर मुझे जल्दी पहुंचना है सुबह, तो इसका मतलब है कि मैं रात में सोचूं कि मेरी चीजें रात में मुकम्मल होनी चाहिए, सुबह बारिश हो सकती है, मौसम इस तरह का है कि मेरी छतरी जो है वो तैयार पड़ी हो, मुझे जाना किस पे है, मेरी राइड बुक हो। तो ये सारी चीजें विल पावर जो है ना खाली कुछ नहीं करेगी। हमें समझ आता है विल पावर, तो अगर बारिश हो गई है और मैं वॉक करना चाहती हूँ, मेरी बड़ी विल पावर है, तो आज तो विल पावर अकेली तो रहेगी कि अच्छा तो हम जिन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करने जा रहे हैं, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि रिसर्च के मुताबिक प्रूवन है कि जो नेशंस और कंट्रीज जो हैं वो इन सेट ऑफ एटीट्यूड्स को अपनाती हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज बन के सामने आती हैं। और वो नेशंस जो कि अपने हैबिट्स को भी अच्छा नहीं रख पा रही, उनके वो ये समझती हैं कि हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे पास नहीं है और ब्लेम गेम पे चलती हैं, वो नेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज बन के रह जाती हैं। यानी कि हाँ, इससे हमें ये भी समझ आता है कि जब हम किसी पे ब्लेम करें, हमें अपने आप को एज ए नेशन भी देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। और बल्कि अगर हम ये ज्यूम करें कि नहीं अब सब खराब हो चुका है, हम ऐसे हैं, तो इस तरह नहीं है। हम अपने वही हम जो चीज बात अभी कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में, अगर सब चीजें खराब हो चुकी हैं तो देयर इज दिस थिंग कि हम कुछ आदत को अपना लें, कुछ मेंटल मैप्स को अपना लें, तो हमारी वो जो सारी चीजें वो प्रॉपर सेट की तरफ आ सकती हैं एज ए नेशन भी और एज ए ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल भी। और वो प्रॉपर चैनल में जो है वो लाइफ को लाना और कम्युनिटी को लाना नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो कुछ एटीट्यूड्स और कुछ मोरल वैल्यूज को जो है वो हमें फॉलो करना होगा। जिन आदात की हम आज बात करेंगे उसमें से जब हम पहली 3 आदात की बात करेंगे वो इस तरह से हैं जो कि आपकी अपनी जात से मुंसलिक हैं। जब हम अगली चीजों की बात करेंगे, यानी कि एक चीज के कही जाती है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हम जिन पहली 3 आदात की बात करेंगे वो इस तरह होगी कि इंसान खुद से किस तरह से डिपेंडेंस की स्टेज पे, जिस पे मैं किसी पे रिलाई कर रही हूँ, स्टेज से निकल के इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। और फिर जब हम कुछ आदात की बात उसके बाद करेंगे जो कि उनके ऊपर बनती हैं, वो इस तरह से कि किस तरह से हम मिलकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, टीम वर्क कोलैबोरेशन के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। यानी कि अगर ये सारी चीजों को हम लेकर चलें तो हम एज एन इंडिविजुअल भी कामयाब होंगे और एज नेशनल। तो इट मींस धर्म के हमें पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है एंड देन वी कैन वर्क एज एन अमेजिंग टीम। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंडिविजुअलिटी से मैं बात करूँ पहली आदत को अगर लूजर्स के हवाले से डिस्कस करूँ, तो जो लूजर लोग होते हैं बड़े रिएक्टिव किस्म के होते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि जो लोग कामयाब होते होंगे वो रिएक्टिव नहीं, वो प्रोएक्टिव होते होंगे। तो रिएक्टिव इंसान की एग्जाम्पल उसी तरह से है कि जिस तरह हम कोक का एक कैन जो है उसको ओपन करते हैं और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो बाहर निकल आती है। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो इस तरह के बिल्कुल नहीं होते हैं। वो एक पानी की मानी है जो कि हर टाइम काम है, कूल इन नेचर है, उनकी जिंदगी के अंदर कोई थरथली नहीं है, दे आर नॉट इन क्राइसिस, किसी इमरजेंसी के अंदर नहीं है, और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि प्रोएक्टिव है। अब उनकी जिंदगी में थरथली या इमरजेंसी क्यों नहीं है, दैट इज व्हाट मेक्स देम प्रोएक्टिव या प्रोएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, यानी कि वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं इस लिहाज से कि वो अपना सारा काम जो है टाइम के ऊपर करते हैं, वो अपना सारा जो काम है वो टाइम पे करते हैं। दे आर द वन जो कि अर्ली राइजर्स हैं, उन्हें पता है कि अगर हम निकल जाना है तो वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो वैसे भी है जो कूल एंड काम होगा वो अपनी प्लानिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसका माइंड जो है वो उस तरफ जा रहा है कि मैंने अपनी चीजें किस तरह से प्लान करनी है और ऑन टाइम किस तरह से प्लान सारी चीजों को लेकर चलना है। और ब्लेम गेम की जैसे हमने बात की, वो ब्लेम गेम के अंदर नहीं पड़ रहे हैं, तो यानी कि अपने एक माइंड मसल्स को वो इस तरह से कर लेते हैं कि हर जो काम है हमने 7th आवर पे करना है, 11th आवर पे नहीं करना है। तो वो इमरजेंसी, क्राइसिस और इन सारी चीजों से निकले होते हैं। और बिल की जो डेट है उनको पता है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि रिएक्टिव लोगों की एग्जांपल इस तरह से, बिल की डेट हम अक्सर नॉर्मली पूछते हैं कि आखिरी डेट क्या है, तो हम इसलिए नहीं नॉर्मली पूछ रहे होते कि हमने वो जमा करानी है, हम देखते हैं हमें कितनी सहूलत मिल चुकी है और हम इसको कितना लेट तक जमा करा सकते हैं। जबकि जो प्रोएक्टिव लोग होंगे वो सोचेंगे कि आखिरी दिन इमरजेंसी आ सकती है, कोई उनको आ सकती है, कोई काम मिल सकता है,
तो उसको पहले ही जमा करा देंगे। और अगर हम बीमारियों को भी देखें तो प्रोएक्टिव लोगों को बीमारियां भी बड़ी कम लगती हैं, यानी कि प्रिवेंशन की तरफ इन लोगों का जो दिमाग के मेंटल मसल्स जाते हैं वो वॉक इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट टू स्टे हैप्पी। वॉक इसलिए करते हैं कि उनको डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, यानी कि वो डिप्रेशन आने से पहले या डॉक्टर ने कहा है वॉक करने से पहले ही वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ, और प्रिवेंशंस जो हैं वो बेसिकली आपकी प्रोएक्टिव होने की एक निशानी है कि आप प्रिवेंशंस को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, और इवन नाउ पीपल आर गेटिंग देम इन देयर 30s। तो जो लोग प्रोएक्टिव होंगे वो अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रखेंगे, और अल्टीमेटली फिजिकल फिटनेस को फिट रखने की वजह से जो मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि इंसान जो है अपनी फिजिकल हेल्थ की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होता और जिंदगी में अच्छे फैसले ले सकता है और आगे बढ़ सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करेंगे कि जब एक प्रोएक्टिव इंसान है जो अच्छी प्लानिंग कर रहा है, why not that person should go कि जब भी वो कोई प्लानिंग करे वो एक पूरा रोड मैप अपने सामने रखे कि आखिर अगर ये मैं स्टेप लेने लगा हूँ तो इसका एंड क्या होगा, राइट? आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम घर से निकलते हैं, वी आर ऑल अवेयर कि हमने कहाँ तक की राइड करवानी है या अपनी गाड़ी को कहाँ तक ड्राइव करना है, वी ऑल नो आवर डेस्टिनेशन। तो लोग आजकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, दे आर अचीविंग विक्ट्रीज, प्रमोशंस, और दे आर हाईली पेड, और बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दैट मे बी वी डिडंट वांट दैट, ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि शायद हमें ये नहीं चाहिए था। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने वो प्लानिंग जो उन्हें शुरू में करनी चाहिए थी, शायद उन्होंने वो स्टेज स्किप कर, उनका वो सेल्फ अवेयरनेस वाला स्टेज मिसिंग था, उन्हें नहीं पता था क्योंकि उनके गोल्स क्या है, उनकी मिशन क्या है, जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। तो जब आप अपने किसी प्लानिंग का एंड देख रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी वैल्यूज, अपने गोल्स और सेल्फ अवेयरनेस का पता हो, और आपको ये पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी में वाकई क्या करना चाहते हैं, आपके लिए मैटर क्या करता है। मे बी सम पर्सन पीपल आर वेरी सक्सेसफुल, दूसरों को सुपरफिशियली वो बहुत ज़्यादा खुश भी लगे लेकिन अंदर से वो खुश ना हो, बिकॉज मे बी दे आर नॉट डूइंग द थिंग दे वांट टू डू। तो इसीलिए ज़रूरी है जब आप कोई लेडर चढ़ रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या आखिर वो ठीक वॉल के साथ लीन ऑन कर रही है या नहीं। तो उस ठीक वॉल का डिसीजन जो है वो प्रोएक्टिव लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ले पाएंगे, और एंड को अपने जहन में रखते हुए वो अपने एक वीक की प्लानिंग, एक मंथ की या एक ईयर की प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे टीन्स हैं, दे हैड अ हार्ड टाइम टू डिसाइड कि वो कौन से मेजर में जाएं, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा और क्या नहीं होगा। सो जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स होंगे दे विल गो फॉर सम स्टूडेंट काउंसलिंग, और वो सोच समझ के ये डिसीजन उन्हें पहले ही मालूम होगा कि उन्होंने किधर जाना है, और वो जरा एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से जो एरियाज हैं उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो जब आपने अपने गोल्स और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को और अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर लिया, आप उन्हें कहीं लिखें और उसके लिहाज से जो है वो अपनी प्लानिंग लें, और जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं रोज उसकी तरफ जब भी आप स्टेप लें, आप अपने आप को ये फील करें कि आप उस डेस्टिनेशन के करीब तक पहुंचते जा रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक और चीज प्रोएक्टिव लोगों के हवाले से ऐड करती रहूंगी, वो अपनी जिंदगी का रिस्पॉन्स, क्योंकि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे होते हैं, तो अगर उन्हें गुस्सा आता है या उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। अपनी बात की कि गोल्स को माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमें पता हो कि हमें जाना कहाँ, लेकिन अक्सर हमें पता भी होता है कि हमने कहाँ जाना है और हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं। मतलब ये तो हमारा एक बहुत ज्यादा कॉमन हमारी टीम से भी समझ आता है कि मसला आ रहा है कि वक्त नहीं है। हालांकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो सब स्किल से ऊपर आ जाती है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम, क्योंकि वक्त इस तरह की चीज है कि हम सबके पास इक्वली है। जो दुनिया में कामयाब लोग हैं उनके पास भी सेम वक्त है और सबके पास सेम वक्त है। तो इससे हम जाता है कि जो कामयाब लोग हैं वो अपनी एक टू डू लिस्ट जिस तरह से बना देते हैं कि किस तरह से करना है, बिगिन विद द एंड इन माइंड के कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन उन्हें पता भी होता है कि कौन सी चीजें किस टाइम पे करना है। क्वाड्रेंट्स की हम बात करते हैं तो कुछ लोग हमें प्रोक्रेस्टिनेटर नजर आते हैं जो कि कहते हैं कि मैं ये कर नहीं पाया, और उनकी जिंदगी के अंदर इमरजेंसी क्राइसिस रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गाड़ी के पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाते हैं, और रिएक्टिव पीपल भी कहते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपने काम तो करते दिख रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरह के काम होते हैं जो कि वो कर रहे हैं जो कि काम डेडलाइंस के करीब है, अर्जेंट काम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह के अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। जिस तरह बिजली का बिल जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट भी है, और वो लास्ट स्टेज पे अगर रिएक्टिव शख्स करवा रहा है तो फिर उस दिन वो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। और जिंदगी के बहुत से काम हमारे सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो इमरजेंसी क्राइसिस हमने अपनी जिंदगी के अंदर जो है बहुत ज्यादा डाल लिए होते हैं।
इसके अलावा हमें कुछ इस तरह के लोग भी नजर आते हैं कि जो तो ना कोई अर्जेंट काम कर रहे होते हैं, ना ही कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। ये वो सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को पूरा दिन स्क्रॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग ऐसे भी हैं जिस तरह आपने गोल्स की बात की कि हमें पता हो कि हमने किधर जाना है, इन लोगों को यही नहीं पता होता, या हम कह सकते हैं कि जिंदगी का मकसद नहीं होता, या ज्यादा लगे टाइम के अंदर मोस्टली टाइम द स्पेंड पीपल करना थिंक चाहते कि हैं। जहाँ हमारी डेस्टिनेशन या हमारी जो लक है, हमें डेस्टिनी जहाँ लेके जाएगी, हमारी डेस्टिनेशन खुद ही डिसाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी। सो वी डू नॉट नीड टू वेस्ट आवर टाइम कि हम अपने लिए क्या डिसाइड करें, जो कि गलत बात है। आपकी लक जो है तभी अच्छी होगी जब आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। लक भी तब अच्छी होगी और आप कुछ चीज के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो ही वो चीज अच्छी होगी। अगर वो एक कहावत है कि हम जो है वो चने बीज के गंदम नहीं ले सकते, तो इस तरह से अगर वॉचिंग टीवी और मैं स्क्रॉल कर रही हूँ फेसबुक को, तो अल्टीमेटली इसका कोई एंड रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, एक और क्लास होती है जो कि इस तरह के काम हमें करते नजर आती है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, कि जो ऐसे टास्क तो कर रहे हैं कि जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जिस तरह से पीपल प्लीजर, ये बड़े बाकमाल किस्म के लोग होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमें किसी का मैसेज आता है और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इसको फौरन रिप्लाई करना है, और उसको खोलते हैं तो हो सकता है कोई हमें जो टास्क है वो उस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको उसके गोल से करीब तक कर रहा हो, लेकिन अगर हम पीपल प्लीजर बन जाएंगे और हम उस टेक्स्ट का फौरन रिप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं, या हम वो काम तमाम कर रहे हैं जो लोग हमें कह रहे हैं, लोग तो हमसे बहुत खुश हो गए लेकिन हम अपने गोल से कहीं ना कहीं बहुत पीछे पीछे रहते रहेंगे। तो समझ आता है कि फिर अच्छे, या वो लोग जो कि वो कौन से लोग हैं जो कि कामयाब होते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जिनको अपनी मंजिल का पता हो, जिस तरह आपने कहा, और इसके अलावा उनको अपनी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ग्रिप हो, यानी कि वो तमाम काम जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन अहम है वो करें, प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएंगे। वो लोग हैं जिनको बीमारियां नहीं लगेंगी क्योंकि वो पहले जिस तरह वॉक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि अगर डेडलाइंस पे पैनिक नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि वो डेडलाइन से पहले जिस दिन टीचर ने काम अनाउंस किया है वो उस दिन से ही ऐसे को लिखना शुरू कर देंगे कि मेरी फ्राइडे को सबमिशन है एंड टुडे इज मंडे, तो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स जो है इसको लिख लेने। ऐसे लोगों की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया होता है, वो एकदम काम को देख के पैनिक नहीं हो जाते हैं। यानी कि हम अपनी जिंदगी को संवारने के लिए इस कोऑर्डिनेट के अंदर रहना की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके अंदर हम प्रायोरिटाइजर बने, ना कि हम पीपल प्लीजर बने। प्रोक्रास्टिनेट करने से बेहतर है कि हम अपनी हर टास्क को, अपनी जिंदगी को अहम रखें और उसके When you wake up, तो आपको पता हो कि आपके ये गोल्स थे, इसके लिए आज आपने ये काम करने हैं, तो वो प्रायोरिटीज जो है वो आपके जहन में हो, या आपने कहीं उनको टू डू लिस्ट में लिखा हो दैट आई एम गोइंग टू डू दिस टुडे और आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क इस वीक में। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे तो यकीनन जो है वो आप बहुत सारी पैनिक सिचुएशन से और बहुत ज़्यादा लेजी हो जाने से और अल्टीमेटली एंजाइटी का शिकार होने से बच सकते हैं। क्योंकि हर बहुत सारे लोग, जैसे हमने डिस्कस किया, जो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दे डू गेट एंग्शियस ऑन टाइम्स के मैंने तो टाइम पे काम नहीं किया, और फिर वो ब्लेम गेम में आ जाते हैं कि इस वजह से इस तरह हो गया और इस वजह से इस तरह हो गया। सो दे आर वेरी इंटरकनेक्टेड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि जब हमने इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर लिया सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, और फिर प्रायोरिटाइजेशन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके उन सारे गोल्स को अचीव करने की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि हम दूसरे लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेटेड वे में चलें, क्योंकि वी आर नॉट लिविंग अलोन ऑन दिस अर्थ, वी हैव टू वर्क विद अदर्स, वी हैव टू वर्क इन टीम्स। और बहुत सारी जो टीम्स हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके जो लोग हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। और रिलेशनशिप से मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी जो है वो रिलेशनशिप से ही कनेक्टेड है, हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसके अलावा जो जहाँ पे हम काम करते हैं वर्कर्स के साथ, हमारे बॉस के साथ। सो ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वी नीड टू वर्क देम आउट इन सर्टेन वेज। तो जब हमारा अपना जो है वो अपने आप से रिलेशनशिप अच्छा होगा तो फिर ही हम दूसरों के साथ जो है, यानी कि वो हमें अपने साथ भी कुछ जेंटल होने की जरूरत है। हम अपने आप को कहीं मार्जिन है कि अच्छा आज मैं एक टास्क को करना, अपने गोल्स को अचीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें लगता है कि आज के हमसे नहीं हो सका तो हम अपने आप को थोड़ा कहते हैं इट्स ओके, यू कैन डू इट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें कि हम ये कर सकते हैं। और अपने साथ प्रॉमिसेस को निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं लोग वादा नहीं पूरा करते, तो वो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने साथ किया हुआ वादा भी नहीं पूरा कर रहे होते हैं। अगर मैं रात को अलार्म लगा के सोई हूँ कि मैंने सुबह उठना है,
तो मेरा रिलेशनशिप अपने साथ तभी अच्छा इंप्रूव होगा जब मैं वो करती हूँ। और टास्क अकम्पलिशमेंट, एक टास्क जब हम अकम्पलिश करते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम नेक्स्ट टास्क को भी मुकम्मल और कर हमें पाते हैं। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है जिसकी वजह से जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं और हम खुश होते हैं कि हमने एक टास्क जो अचीव किया। इट्स सेम लाइक जैसे कि आपने कोई लॉटरी विन की है, ये इसी तरह की जो हैप्पीनेस हमें फील होती है। सो जब हम इंटरकनेक्टेडली दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, दिस इज देयर आर सम रूल्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस कि आपने इंटरडिपेंडेंस को फिर किस तरह अप्लाई करना है। इस तरह है कि जब मैं किसी भी सिनेरियो में अपना और अपने टीममेट्स का या अपने फ्रेंड्स का या अपने सिबलिंग्स का या अपने पेरेंट्स के लिए ये सिचुएशन देखूंगी, मेरी बात भी रह जाए और उनकी बात भी रह जाए, जो मैं चाहती हूँ उसके लिए भी कोई रास्ता निकल आए और उसके लिए भी निकल आए, मैं उन्हें नाराज भी ना करूँ, या देयर शुड बी सम मिडवे जिसपे हम दोनों पार्टीज जो है वो मिलके काम कर सकें। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं विन विन। अच्छा, और मैं विन इसमें विन ऐड करती रहूँ कि मिडवे नहीं होगी, इस तरह का होगा कि जिसमें दोनों खुश हैं, मतलब दोनों को चीजें मिल रही हैं। सो जिसमें वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि जो मैं चाह रही हूँ अल्टीमेटली वो भी पूरा हो जाए, या जो सेकंड पार्टी जो चाह रही है वो भी बात पूरी हो जाए। सो दिस वुड बी अमेजिंग। और इस तरह से जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, एक तो वो स्ट्रांग होते हैं, सेकेंडली जो पर्सनैलिटी है उसमें भी कॉन्फिडेंट आता है दैट यू आर थिंकिंग पॉजिटिव फॉर अदर्स, यू आर नॉट बीइंग मीन और सेल्फ सेंटर्ड। तो इसके लिए जो है आमतौर पर लोगों के 4 तरह के बिहेवियर्स हैं। देयर आर पीपल जो कि सोचते हैं जो कि विन लूज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हम वो सोचते हैं कि मैं जीत जाऊँ दूसरा जाए भाड़ में, यार इसको जिताने की क्या जरूरत है, या इसका नुकसान होता है तो हो जाए, बस मेरा फायदा हो यानी कि जाए। सेल्फिशनेस जो है बहुत एग्जैक्टली, ये ज्यादा बहुत है ज्यादा इनके सेल्फ अंदर। सेंटर्ड लोग हैं और वो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि दूसरे की क्या सिचुएशन है, व्हाट शुड दे थिंक अबाउट देम। वो बस ये सोचते हैं कि मेरा काम बनना चाहिए, मेरा काम निकलना चाहिए, दूसरे के साथ जो मर्जी हो जाए। और इसका इम्पैक्ट जो है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बहुत नेगेटिव आता है। इसी तरह के जो लोग होते हैं वो उनको ऑर्गेनाइजेशंस में और टीम्स में पसंद नहीं किया जाता बिकॉज दे आर मीन, दे आर पार्ट सेल्फ सेंटर्ड एज वेल। सेकंड, एक और तरह का जो बिहेवियर है दैट इज लूज विन। दीज आर पीपल आर के ठीक है यार मैं हार जाता हूँ तुम जीत जाओ, तुम्हें ये मिल जाए ठीक है। मैं दे आर सॉर्ट ऑफ पीपल प्लीजर्स एंड बूट लिकर्स। तो वो बिल्कुल जो है वो लेकिन मैं इसको कहूंगी कि डोरमैट होंगे, डोरमैट बन पीपल जाते प्लीजर हैं। तो नहीं होंगी, इसका एक पैसिव किस्म का बिहेवियर लेकिन है लोग इनका। दूसरों को खुश करने के लिए कैसे करते हैं ना, मैं हार जाता हूँ तुम जीत जाओ। लेकिन फिर वो उस तरह से हो जाएंगे कि वो पैसिव एग्रेसिव, वो अंदर से कुछ और चाह रहे हैं। लेकिन तो बिल्कुल जो है वो डोरमैट बन जाना भी अच्छी बात नहीं है। आपको भी उस चीज के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए जिसके लिए आप वर्दी हैं। अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो आपको भी मिल सकती है और दूसरे को भी मिल सकती है। ये लोग मोस्टली लूज विन या विन लूज उन्हीं लोगों का पैराडाइम होता है जो कि सोचते हैं कि देयर इज जस्ट 1 and 0, जबकि ऐसा नहीं है। मे बी देयर इज 1-1, बोथ ऑफ द टीम्स कैन विन। तो जो 1-0 के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं वो यही सोचती है कि मैं या तो मैं गोल कर सकता हूँ या वो गोल कर सकता है। तो मोस्ट बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। दो देयर आर सिचुएशंस, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें इस तरह होता है कि देयर इज ओनली वन फर्स्ट पोजीशन एंड देयर इज ओनली सेकंड पोजीशन। तो एजुकेशनल सिस्टम में दो ये चलता है। कुछ एडवांस्ड कंट्रीज ने इस तरह के एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो डिस्करेज भी किया ताकि लोगों में जो है ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो डेवलप ना हो, बल्कि सारे जो है वो प्रोग्रेसिव लर्निंग की तरफ जा सकें। एक चौथे तरह की जो है वो सिनेरियो होता है लूज लूज। मोस्टली जो ये लोग जो है अपने एनिमीज से की तरफ इस तरह का बिहेवियर रखते हैं कि अगर मुझे कोई चीज नहीं मिली, आई ट्राई माय बेस्ट कि तुम्हें भी ये चीज ना मिले। ये जंग में भी हमें नजर आता है कि दोनों लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश इस तरह की पार्टीज में जो है वो आपस में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है, मोस्टली दे आर एनिमीज। तो वो एक दूसरे का बिल्कुल भला जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो ये जो है ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। तो ये जो तीनों सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए, ये तीनों नेगेटिव पर्सनालिटीज और सेल्फ सेंटर्ड लोगों की चीज है। और एक्चुअली उन लोगों के जो अपने सेल्फ परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा लो होते हैं। जो लोग खुद में कॉन्फिडेंट हैं, दे थिंक दे आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, वो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को जो है वो दिल पे नहीं लेते। अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, दे थिंक के ये शायद उनकी बेहतरी के लिए हुआ है, दे कैन अचीव मोर गुड। वो दूसरों को देख के जेलस नहीं होते और वो ये नहीं सोचते कि इसे ये चीज मिल गई मुझे नहीं मिली। दे कैन थिंक के इसे मिली है, मुझे भी कुछ इससे बेहतर मिल सकता है, हो सकता है मेरे लिए इससे भी बेहतर हो, बिकॉज मे बी आई एम वर्किंग मोर देन दैट पर्सन। सो देयर आर द सिनेरियो जिसमें आप जो है वो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव वे की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, रादर देन इस तरफ जाने के लिए कि इसे ये चीज मिल गई तो मैं अब इससे जेलस हूँ या मैं कोशिश करूँ इससे ये चीज छिन जाए या इसका मजा खराब हो जाए। तो दिस दैट इज वेरी बैड।
इस तरह के मोस्टली लोग वो हैं जो दूसरों की सक्सेस पे जाके उन्हें मुबारकबाद नहीं देते, अपनी क्लास में पोजीशन होल्डर से नहीं मिलते इस वजह से कि दे कांट गेट पोजीशन, लेकिन जिन्होंने पोजीशन लिए दे डू नॉट लाइक दोज पीपल। आई हैव मेट सम पीपल जो कि कहते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो इस दोस्त बनाने के काबिल नहीं है। वो दूसरों को पोजीशन होल्डर्स को इस तरह के टैग्स लगा के उनसे बिल्कुल जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं सोशली, जो कि अच्छी बात नहीं है। मे बी दे वो अपने अंदर जो है अपनी सेल्फ वर्थ को असल में बहुत लो समझते हैं और दूसरों को जो है एलिमिनेट करके समझते हैं कि शायद अब हमारा जो सर्कल है वो गुड है, जो कि एक नेगेटिव बात है। विन विन का जो प्रिंसिपल है वो अपनाने से ही आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो सकती है, और दूसरों की सक्सेसेस को एक्सेप्ट करना एक्चुअली आपकी जो मेंटल कामनेस है उसके लिए बेहतर है। क्योंकि हरम शायद जो जो इंसान जीत चुका है वो तो अपना मजा ले ले, लेकिन हम उससे जेलस होके अपना जो सुकून है वो बर्बाद कर देंगे। यानी कि हम अपना कहेंगे कि मूड, मेरे मूड का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में हो गया, मैं अब सैड हो गया हूँ, मैं अब बड़ा बुरा फील कर रहा हूँ, हालांकि हमें अपने मूड को इस तरह नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली we should all strive for the best things, और win-win का principle mostly इसी तरह है that there is a buffet for everyone, there are a lot of opportunities, I can get this, you can get this, if that person is winning this thing I can win another thing or a better thing maybe। तो ये वाला जो सिनेरियो है इसको माइंडसेट में रखने से एक तो प्रोग्रेशन आती है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट जो है और ग्रूमिंग और पर्सनालिटी खासकर जो है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी बन के सामने आती है, और इसी पॉजिटिव पर्सनालिटी की हमें अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि हम म्यूचुअली भी सोचे कि अब सब लोग ही जो है वो जीत सकते हैं। सब लोगों के जीतने के लिए भी बड़ा जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। हम नॉर्मली हमसे कोई बात करता है तो हम फौरन से जज कर लेते हैं, फौरन से इवैल्यूएट करते हैं। हमारे मेंटल मसल्स को हमने इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि कोई भी बात करे तो हम कहेंगे इसने इस तरह क्यों किया। हालांकि हमने क्या करना चाहिए कि हम उनकी शूज के अंदर खड़े हो, हम सोचें कि अगर ये उनका अगर इस शख्स का पैराडाइम ये या परसेप्शन ये या इसने इस तरह से एक्ट किया है तो हो सकता है कि उसकी साइड की कोई एक स्टोरी हो। थर्ड व्यू से हम चीज़ों को जो है नहीं देखते और हम सुनने की तरफ जो है फोकस नहीं करते, हम ज़्यादा बोलना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। और पूरी ज़िंदगी हम स्कूल्स के अंदर जो होते हैं वो सीख रहे होते हैं कि हमने लिखना किस तरह से है, हमने बोलना किस तरह से है, लेकिन हमारी जो और बड़ी मिस आउट कर जाते हैं कि जब ये इंपॉर्टेंट स्किल होती है कम्युनिकेशन के अंदर कि हमने किसी को सुनना किस तरह से है, हमने रिएक्ट कैसे करना है। जैसे अच्छा लिखना और अच्छा बोलना सिखाया जाता है, लेकिन अच्छा सुनना भी इज अ स्किल। अच्छा सुनना भी स्किल है, क्योंकि जब हम अच्छा किसी को सुनते हैं तो फिर हम उसको समझ पाते हैं और अपनी बात अच्छी समझाने के लिए किसी को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंटिंग के अंदर हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं। हालांकि ये बड़े मजे से बिहेव करें कि अगर वालिदैन को ये लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात समझ रहे हैं तो बच्चों की बात भी मानते हैं, यानी कि उनको समझना और फिर अपनी बात समझाना इस तरह से आसान हो जाता है। और ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मेंटल मैप जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है कि हम एम्पैथेटिक लिसनिंग करें जो भी हमें कोई बात बताता है। और उसके लिए हम मिररिंग का इफेक्ट इसके अंदर डालें कि हम सोचें कि अगर किसी ने मुझे कहा है कि यहाँ से चली जाएं तो उसका मकसद क्या है, या अगर पेरेंट्स ने सर्टेन टाइम के ऊपर अपने बच्चों से कहा है कि बच्चा कह रहा है कि मैंने आज बाहर जाना है और मुझे गाड़ी की चाबियां चाहिए और पेरेंट्स कह रहे हैं कि सॉरी यू कांट गेट देम टुडे, तो ये सोचने के बजाय एकदम रिएक्टिव सोच ज़हन में आती है कि ये मेरे साथ हमेशा इस तरह से करते हैं, ये मुझे दे नहीं रहे। आप मिररिंग करें, आप सोचें कि हाउ दे आर फीलिंग, उन्होंने ये बात क्यों कही है और पूछें कि आपने ये क्यों कहा है और उनकी बात सुने। तो हो सकता है कि आप कहें कि ये मुझे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मेरी फिक्र करते हैं, इनको फिक्र है मेरे ग्रेड्स की, जिसकी उसके बाद वो रिप्लाई भी करेंगे कि आपको मैं इसलिए दे रही क्योंकि आप स्कूल में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, आपके ग्रेड्स नहीं आ रहे। जिससे आप समझ आता है कि रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है और उसे सॉल्व किया जा सकता है, और अल्टीमेटली जो है वो उस इशू को रिजॉल्व करके दैट पर्सन कैन गेट द कार। हाँ ये भी है। तो इससे हमें समझ आता है कि फीलिंग्स को समझना जो है बहुत जरूरी है। और जब हम इसी तरह से फिर हम हर विन विन सिचुएशंस में निकाल सकते हैं। हाँ। दूसरी पार्टी को मैं समझूंगी तो फिर ही मैं अपनी बात समझा पाऊंगी और फिर ही हम जो है वो एक इस तरह का रास्ता इख्तियार कर पाएंगे कि मैं भी खुश हूँ और जिससे म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों को मिल रहे हैं, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ना हम वर्ड्स के ऊपर बड़ी जजमेंट बना लेते हैं, हालांकि कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स का किरदार या रोल जो सिर्फ 7% है, जबकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% मैटर करती है और जो टोन है वो 38% मैटर करती है। यानी कि कम्युनिकेशन ये सबका, अगर मुझे कोई लेटर या खत लिखा आ रहा है जिसमें सिर्फ अल्फाज हैं या टेक्स्ट मैसेजेस की बेस पे हम देखते हैं आपस में बच्चे लड़ पड़ते हैं कि उसने मुझे यूं कहा और हमें टेक्स्ट मैसेजेस से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या है, जिससे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को
और हमारे बड़े पुअर लिसनिंग स्टाइल्स भी होते हैं। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं ना तो मैं इस तरह से अक्सर हम देखते हैं जोन आउट हो जाते हैं, हम स्पेस आउट हो जाते हैं, या हम प्रिटेंड करते हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे होते हैं, और वो दूसरे को बड़ा लो फील हो रहा होता है और दूसरे को पता भी लग रहा होता है कि अच्छा ये मेरी बात जो है वो नहीं सुन रहा है, या हम सिलेक्टिव लिसनिंग की तरफ जाते हैं, हाँ 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 बिल्कुल करते हैं कि ये अपनी कोई इंपॉर्टेंट बात थी और हम कहें अच्छा माउंटेन्स, आई लव टू गो टू माउंटेन्स, तो पूरी जो बात सिनेरियो नहीं हमने सुना लेकिन वी लव टू गो टू माउंटेन्स और फिर हमने वो किया, तो हम ये सारी चीजें मिस आउट कर देते हैं और फौरन दिमाग के अंदर ये कर देते हैं। अच्छा जहाँ हम बात करें ना कि समझना लोगों को जरूरी है, वहां अपनी बात समझाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह आपने बात की ना लूज ब्रेन की, तो अगर हम सिर्फ दूसरों को समझते हैं और अपनी बात नहीं समझा पाते इफेक्टिवली तो ये एक लूज ब्रेन है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, और ये एक लूजर्स का मेंटल मैप है। हमने तो अपनी सारी जो चीजें हैं गोल हमारा विन विन के कॉन्सेप्ट को अचीव करने की तरफ होना चाहिए। और जब हम विद विन का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं और अपनी बात दूसरों को भी समझा लें किस तरह से कि पहले उनकी बात समझें और फिर हम उन्हें अपनी बात भी इफेक्टिवली समझा पाएँ। एंड आई होप कि जो दूसरी पार्टी है वो हमारी बात भी जो है वो ध्यान से सुन ले और वो भी इन प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई करे, सो दैट वुड बी ग्रेट। फिर अल्टीमेटली हम जो हम अगर अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो हायर लेवल पे लेके जाएं ऑर्गेनाइजेशंस पे या उन लेवल्स पे जहाँ हम ये देखते हैं कि हम हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमारे जैसे नहीं है। लाइक इफ आई एम अ पर्सन तो जाहिर है मेरे घर में जो बाकी लोग हैं वो मेरे से मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से जब मैं किसी इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ तो इर्द गिर्द जो मेरे लोग होंगे उनके डाइवर्सिटी में इंक्रीज है, राइट। सो देयर आर सर्टेन पीपल जो कि बिल्कुल डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि मेरा इसके साथ मेंटल मैप नहीं मिलता या मेरी जो मेंटल प्रेफरेंसेस है वो इस इंसान के साथ नहीं मिलती हैं, इसके साथ तो मेरी बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये कहना जो है ये बहुत लो चीज़ है और ये कहना बहुत आसान है आप ऐसे कह दें, लेकिन रियल चीज़ ये है कि जो इंसान आपसे मुख्तलिफ है आप उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेट करके दिखाएं। दिस इज द सक्सेस ऑफ हैविंग ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो जब आप अपने जैसे इंसान के साथ तो आप अच्छी कोऑर्डिनेशन कर ही सकते हैं चाहे आप जहाँ पे भी चले जाएं, लेकिन उन लोगों के साथ जिनके मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं आपसे, जिनके साइकोलॉजिकल पैटर्न या मेंटल पैटर्न आपसे डिफरेंट हैं, उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी बात अच्छे से समझना और उन्हें अपनी बात समझाना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइनर्जी जो कि हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन इन पेरेंट्स और चिल्ड्रन लोग ये समझते हैं कि देयर इज अ जनरेशन गैप तो हम तो इन्हें समझ ही नहीं सकते, जबकि उन्हें साइनर्जी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने की ज़रूरत है बिकॉज दो दे हैव डिफरेंट मेंटल सेट्स, लेकिन अगर वो साइनर्जाइज कर सकें बेहतर तरीके से, उनकी बात भी सुन सकें, अपने आइडियाज भी शेयर कर सकें, तो दो देयर वुड बी सम वेज जिस पे जो है वो मिलके काम कर सकें। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस इन कंपनीज भी इस तरह होता है कि लोग जो हैं वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड और डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं काम करते हैं और उनके लिए जो है वो साइनर्जाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस जैसे टीम्स जो हैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, वो पंजाब के डिफरेंट एरियाज से जो हैं वो एक लाहौर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए होते हैं मोस्टली। अगर ऐसा हो अगर हम लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल लें तो एक क्लास में आप देखेंगे कि वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा अपनी लैंग्वेज में भी एक और उनका जो एटिकेट्स हैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज स्किल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट है, एटिकेट्स भी, उनका जो स्टाइल है बोलने का और बॉडी लैंग्वेजेस हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों को लेके चलना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम साइनर्जाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं तो फिर ही हम इस चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लें कि येस दैट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम मी एंड आई कैन वर्क विद दैट पर्सन, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज ऑन टेबल। अच्छा इसमें ये भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा मैं कर लेता हूँ उसके साथ, हाँ, बल्कि उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, अब तो काम बहुत अच्छा होने वाला है, दो मुख्तलिफ आइडियाज आने वाले हैं, दो मुख्तलिफ, उसका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना है, वो डाइवर्स है और ज्यादा बेहतर नतीजे निकलते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन से और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट 1 + 1 इज मोर देन 2, मोर देन 2। और इसी तरह से अगर दो लोग हैं और उन्होंने सेम आइडिया दे दिया, इसका मतलब है कि एक जो ब्रेन था वो तो नल एंड वॉइड चला गया। इट वुड बी ग्रेट कि अगर दो लोग इकट्ठे हैं तो वो दो डिफरेंट आइडियाज को प्रेजेंट करें और देखें कि इन दोनों में से बेहतर क्या क्या है और इसको कैसे बेहतर क्रिएटिविटी ला के से बेहतर किया जा सकता है। और अगर हम टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि जो टीम की कलेक्टिव सोच है वो हमेशा किसी भी एक इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि उसमें अपनी हर जो इंसान है उसके अंदर कोई ना कोई हरम जो है वो अच्छी बात है और वो अपनी अच्छी बात उस आइडिया में इनकलकेट कर देगा और देन
that the final idea would be a collection of thoughts of different diverse brains. So of course that would be better. और हमारे रिलेशनशिप भी बड़े इम्प्रूव होते हैं इस तरह से वी गेट अ चांस टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स, वी गेट अ चांस लोगों को जानते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं, तो हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट भी इम्प्रूव हो रहा होता है और हमारा जो सोशलाइजिंग फैक्टर है वो भी बड़ा इम्प्रूव हो रहा होता है, वी गेट टू एक्सपैंड द पीपल वी नो। और हम ये थोड़ा सा रिवर्स चीज भी चल सकती है कि जब हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने डिफरेंसेस को भी और अपनी हैबिट्स को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारे अंदर जो टॉलरेंस है उस वो जो है वो इंक्रीज होती है। और जब टॉलरेंस से नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेशन की तरफ जाना चाहिए, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कंट्रास्ट्स आर ऑलवेज बेटर। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड ऑन करती रहूँ कि हमने बात की किस तरह से मिल के काम करना है और सारा कुछ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मिल के काम कर लें और अपने गोल्स को अचीव करें तो हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। और लेकिन हमने काम 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 और काम की बहुत बात की, लेकिन एक सर्टेन स्टेज आती है जिसमें हम कहते हैं बहुत काम कर दिया, और वो हमारी बर्न आउट की स्टेज होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा, वी फील लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन आ गई है या इस तरह से। लेकिन जो प्रोएक्टिव मसल्स के साथ काम करते हैं और जो कामयाब लोग होते हैं वो इस बर्नआउट की स्टेज के ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि वो बड़े प्रोएक्टिव है। वो सोते इसलिए नहीं है कि उनको नींद आ रही है, वो सोते इसलिए हैं क्योंकि अच्छा काम करने के लिए अगले दिन नींद पूरा होना जरूरी है। वो खाते इसलिए नहीं है कि मुझे भूख लग रही है मैं अब खा लूँ, वो सोचते हैं कि ये खाने का टाइम है जिसमें मुझे खाने की जरूरत है, और वो अपने आप को इतना नहीं थका लेते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एक टाइम के ऊपर आके ड्रॉप कर जाए बिल्कुल। यानी कि अपने आप को, अपनी ज़ात को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करना चारों डायमेंशंस के अंदर, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि हम अपने हर एलिमेंट जो है अपने सोशल इंटरैक्ट किस तरह से हम लोगों से करते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि हमने अपने और ये जो रेस्ट है, ये रेस्ट किसी तरह का भी लें और हेल्दी चॉइसेस को जो हम अपनाते हैं तो ये हमारी स्किल्स को जो है वो रीन्यूअल की तरफ लेके जाता है और हमें फ्रेशन अप कर लेता है। और हमें अच्छी स्किल सीखते भी रहने चाहिए, टूल किट के अंदर कोई ना कोई नई चीज, आज मैं ये स्किल सीखूंगा, क्योंकि जिंदगी जो है कंटिन्यूसली हम इवॉल्व कर रहे हैं। हर अगले दिन का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, और बेहतर हम तभी बना सकते हैं जब हम उसके अंदर एक स्किल सेट ऐड करते रहे, हम चीज़ों को सीखने की तरफ जाते रहे, अपने नॉलेज को रिवाइज करते रहे, हम वॉक करते रहे। हम ये खाने की तरफ भी देखें तो इंसान वो होता है जो कि वो खा पी रहा होता है, यानी कि हम ईटिंग हेल्दी के प्रिंसिपल की तरफ जाएं और हम सोच समझ के खाएं कि हमें कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। और इसी तरह से हम अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को भी देखें कि अगर हम बिल्कुल बहुत टाइम गलत एक्टिविटीज के अंदर स्पेंड कर रहे हैं, वी इन्वॉल्व इन काइंड ऑफ एडिक्शन के अंदर जा रहे हैं, गेम्स या किसी भी इस तरह की, तो उनकी या कंटेंट बहुत गलत अगर हम कंज्यूम करते हैं ऑन सोशल मीडिया तो उसका भी हमारे माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर है। और हमें अपने लिए टाइम इस लिहाज से भी निकालना चाहिए कि हम कहें कि ये मेरा मी टाइम है, इस टाइम में मुझे रिलैक्स करना है। और मी टाइम इज नॉट लाइक मी टाइम लेना कोई एक सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये भी एक बड़ा स्टिग्मा है। इससे बाहर निकलने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने लिए टाइम निकालें, अपने साथ वक्त गुजारें, ताकि हम अपनी नीड्स को वैल्यूएट कर सकें और अपने आप को पीस के अंदर रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे जब हम खुद जो हैं वो अपने साथ, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा और हम हेल्दी स्टेट में होंगे, अपने प्लान्स पे भी वर्कआउट कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल नीड्स का, अपनी मेंटल नीड्स का, स्पिरिचुअल नीड्स का और आपकी अपनी जो हार्ट की नीड्स है उनका ख्याल रखें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते रहें। तो जो रेस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फार अहेड। यानी कि अपनी जो गाड़ी की पेट्रोल है, प्रोडक्टिव इंसान होने के नाते उसको उसके अंदर पूरी गैस जो है आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी जा रहे हैं तो पेट्रोल फिर वो एक दफा नहीं डलवा लेते हैं, उसको साथ साथ पेट्रोल आप बार बार दिलवाते हैं, रास्ते पे स्टेशन पे रुकते हैं ताकि इसकी गैस जो है वो, इसका पेट्रोल जो है वो खत्म नहीं हो रही, अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सके। उसी गाड़ी की तरह हम भी हैं, जिसको पेट्रोल चाहिए, जिसको नीड चाहिए, जिसको रेस्ट भी चाहिए, जिसको सब चीजें चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अपनी जिंदगी को चला सकें। फिर जैसे आपने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि हमारी लाइफ भी ऐसी है जैसे कि हम किसी प्लेन को उड़ा रहे हैं, राइट? वी आर द पायलट
और जो प्लेन है वो हमारी लाइफ है। अब हमारा जो प्लेन है वो टर्बुलेंस में से भी गुजरेगा, देयर कुड बी एयर ट्रैफिक, विंड हो सकती है, देयर कुड बी थंडर स्टॉर्म, लेकिन हमने उस जहाज को जो है अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, जो भी हमारे गोल्स हैं, हमारी डेस्टिनेशन है, हमने उस तक पहुंचना है। तो जो एक पायलट होता है वो जहाज को उसकी जहाज उड़ाने की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है वो चला रहा होता है, वो अपने जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ वो कनेक्ट रहता है कि अब मैं क्या डायरेक्शन हूँ और अब मैं क्या डायरेक्शन हूँ। सेम इज आवर लाइफ, और हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं, या वो वाले लाइफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वजह से हम इम्प्रेस होते हैं। हमारे गोल्स और आइडियाज जो हैं और बिलीव्स जो हैं वो सारे हमारा कंट्रोल सेंटर होना चाहिए, राइट। वी नीड टू मेक द प्रिंसिपल्स एक्चुअली द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। तो वो जो गाइडिंग हाउस है वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, और हम उस जहाज को जो है वो उड़ा रहे हैं। और दो देयर वुड बी डिफिकल्टीज, देयर वुड बी चैलेंजेस, कोई किसी इंसान की जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना आए हों, जब उसने लो टाइम फेस ना किया हो, बट वी हैव टू कम आउट ऑफ दोज थिंग्स, और उन ऑब्स्टेकल्स को पास पास करते रहना ही जो है वो बहुत और बड़ी अपने आप को मोटिवेट करते रहना भी Exactly. जरूरी है कि हम ये कर सकते हैं। अगर मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो मुझे रोज सुबह होगा कि शायद मुझे नींद आ रही है, लेकिन अपने आप को ये मोटिवेट करना कि ये टास्क आप कर सकते हैं, अपने आप को रोज एक थम्स अप देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर आप कहें कि यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, और वो जो एक होप है ना उसको लाइव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जस्ट कीप द होप अलाइव। जब तक आपकी होप है, जब किसी भी काम के लिए अगर आप होप रखते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो आप तब तक उसके लिए कोशिश करते रहेंगे जब तक आपकी होप अलाइव है, होप जिंदा है। तो बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बुरे हालात में भी होप को नहीं जाने दिया, या बहुत सारे ऐसे लोग, इंसानों की कहानियां हैं जिन्होंने होप को नहीं जाने दिया, और अल्टीमेटली दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड कंटेंटेड एज वेल। सो जब तक आपके अंदर उम्मीद बाकी है, आपकी कोशिश जारी रहेगी, आप अपने गोल्स और डेस्टिनेशंस की तरफ जो है वो सक्सेसफुली जो है हर रोज जो है वो कदम उठाते चले जाएंगे, और यही जिंदगी का नाम है। आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करना है और अपने गोल्स की तरफ जो है वो बढ़ते जाना है, बिकॉज ग्रेट थिंग्स डू नॉट कम इजी, राइट।